गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, हम लोग आज देखने वाला 30 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो आपका एग्जाम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह टारगेट रहेगा उत्पाद सिपाही, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एलपी या लोको पायलट का जो तैयारी करते हैं, उत्पाद सिपाही, एनटीपीसी जो इसका तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उसी को टारगेट लेकर ये जीके जीएस का प्रैक्टिस चल रहा है। और आज का प्रैक्टिस 6 होने वाला है 6। तो आज का प्रैक्टिस 6 होने वाला है, प्रैक्टिस 6 होने वाला है। ठीक है, 5 प्रैक्टिस कंप्लीट करवा दिए, जो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न सर। तो पहला प्रश्न बोलता है, हरिसेन निम्नलिखित में राजाओं के किनके कवि थे? तो बता हरिसेन कौन सा राजा के मतलब कि दरबारी में कवि थे? तो बताना है अशोक के समय में था, चंद्रगुप्त के समय में था, समुद्रगुप्त के समय था या हर्षवर्धन के समय था? तो हरिसेन किसके समय में ये दरबारी कवि थे? चलिए, तो सही आंसर क्यों हम बताते तो समुद्रगुप्त के समय में। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय है ये हरिसेन दरबारी कवि था। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अशोक के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। ये 261 का बीसी का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कलिंग का युद्ध अशोक के समय में लड़ाया गया था। चंद्रगुप्त जान भी करते हैं, जो इनका गुरु जो है विक्रमादित्य कौटिल्य, तो यही चंद्रगुप्त का गुरु का नाम था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के समय में बहुत सारा युद्ध भी हुआ था, तो वो सभी आप लोग याद रखिएगा। बस इतना थोड़ा सा आप लोग बेसिक याद रखना है। जैसा कि इसके बारे में चंद्रगुप्त के बारे में बोलता है, तो चंद्रगुप्त का तो मौर्य वंश का क्या बोलता है पहला सम्राट भी था। तो ये भी याद रखिएगा, मौर्य वंश का पहला सम्राट, जिसमें से कब से कब ये शासक किया था? 340 से लेके 297, तो 297 ईसा पूर्व। तो ये भी याद रखिएगा, इतना से इतना के बीच में ये शासक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौर्य वंश का पहला सम्राट भी रहता था। गुरु के बारे में बता दिए। इसका जो है चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? सेंड्रोकोटस का भी नाम से जाना जाता था, सेंड्रोकोटस। तो इसको सेंड्रोकोटस का भी नाम से जाना जाता है। फिर चंद्रगुप्त के बाद आता है बिंदुसार, आता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक आता है। तो ये सब आप लोग बता दिए अशोक के बारे में। फिर चंद्रगुप्त को, जैसे कि चंद्रगुप्त था जैसे दरबारी कवि, जैसे हरिसेन किसके समय? समुद्रगुप्त का समय था। तो चंद्रगुप्त का समय भी दरबारी कवि था। तो इसके समय दरबारी कवि कौन था? मेगस्थनीज। तो ये भी याद रखिएगा, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के समय में दरबारी कवि था। ठीक है, और यह कौन था? मेगस्थनीज ये सेल्यूकड निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अभी देखेंगे और भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में डिटेल कर लेंगे। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? देखिए, विक्रमादित्य के नाम से जाने वाला शासक कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की बात है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमार विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त कौन था? यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। और यह गुप्त साम्राज्य का मतलब गुप्त जो साम्राज्य था, साम्राज्य उनका सबसे महान शासक था। जो इसका शासनकाल बोलेगा तो 380 से लेके 415, याद रखिएगा, 380 से लेकर 415 ईसा पूर्व में था। तो ये भी आप लोग इसी समय में क्या नौ रत्न भी था। तो ये भी याद रखिएगा, नौ रत्न जैसे कौन कौन था? कालिदास था, जो धन्वंतरि थे, बारहमीर था, ये सब महान विद्वान थे। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसी समय में चीनी यात्री आता था, चीनी यात्री आता, तो ये याद रखिएगा, चीनी यात्री कौन आता? फायान आता है था, फायान। तो फायान इसी के समय में चीनी यात्री आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी का क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को सिक्कों पे मतलब दर्शाया भी गया था, सिक्कों पे बीना बजाते हुए भी दर्शाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर और भी जब आएगा उसके बारे में तो जान लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बताने भूल गए थे। हर्षवर्धन, तो इसको कलर चेंज करते हैं। जैसे हर्षवर्धन का मतलब थोड़ा सा बता देते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कहा था जहाँ इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। तो ये भी याद रखिएगा, कन्नौज। कन्नौज इनकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। और यह कौन? गुप्त वंश का अंतिम शासक था हर्षवर्धन। इनकी जो रचनाएं थी रत्नावली, इसकी रचना याद रखिएगा। हर्षवर्धन की जो रचना थी रत्नावली थी। तो रत्नावली हर्षवर्धन के समय की रचना थी। और इनका दरबारी कवि का नाम था वानभट्ट। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बोलेगा तो वानभट्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइएगा। सबका दरबारी कवि याद रखिएगा, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और इसके बाद कौन सा रचना रहेगा? हर्षचरित नामक रचना की रचना गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने अपने कार्य के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो बोझा संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, कौन सा था? क्या बोला? AP वाजपेयी थे, BP सिंह था, चंद्रशेखर थे और चौधरी चरण सिंह थे। तो कौन था जो क्या मतलब भाग नहीं लेता, संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लेता है?
चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह थे। तो कौन से चौधरी चरण सिंह थे जो क्या कहते हैं भाग नहीं लेता है, तो ये भी आप लोग याद रखें चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु बताना। तो राष्ट्रपति की सेवा की कितनी आयु होती है? 70 वर्ष तक होती है, 80 वर्ष तक होती है, 75 वर्ष तक होती है, कोई नहीं होती है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो संविधान सभा का सलाहकार था? तो संविधान सभा का सलाहकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर सन बी एन राव। तो बी एन राव जो थे कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार। तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर, इसको क्या बोलते हैं? इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो संविधान का आत्मा, तो संविधान का आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो आर्टिकल कितना से संबंधित है? आर्टिकल 32 से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्या था? अस्थायी मेंबर था। तो ये भी संविधान सभा का अस्थायी मेंबर। तो संविधान सभा का अस्थायी मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका को पेरी है, तो पेरी क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है, पशु फार्म है, नदी के बेसिन है या शीतोष्ण घास के मैदान है? तो बताइए प्रेरी क्या है? तो प्रेरी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं प्रेरी। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, चंबल, दामोदर या कोसी? तो कौन सी नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है? तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो क्या है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद। तो केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? रक्षा है, आर्थिक सेवाएं है, ब्याज का भुगतान है या सामाजिक सेवाएं? तो बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही होगा ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरण क्या है? अंतरण अदागियों का अभिप्राय है। तो अंतरण अदागियों का अभिप्राय क्या है? पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जन संस्थान को द्वारा प्राप्त किए गए हित देना, एक दूसरे के खाते में धन का अंतरण करना, किसी संसाधन द्वारा एक स्थान से होने वाले कर्मचारियों के द्वारा किया गया भुगतान, एक स्थान से दूसरी पार्टी के द्वारा प्रतिभूति का अंतरण। तो बताइए ये क्या होता है? चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेंशन और बेरोजगारी राहत आदि के लिए जन साधारण द्वारा प्राप्त किए गए जो हित लाभ दिया जाता है उसी को बोला जाता है अंतरण अदायगी अव्यय, इसी का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों की नकदी रखने वाली इच्छा को क्या होता है? बद्ध पत्रों द्वारा प्रतिभूति रखने वाली इच्छा को, बैंक में जमा पूंजी रखने की इच्छा को, असंपत्ति रखने की इच्छा को। तो बताइए तरलता अभिमान क्या होता है? तो क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने वाली जो इच्छा होती है इसको बोलते हैं तरलता अधिमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या समभाग्य रेखाएं क्या होते हैं? तो समगंभीर रेखाएं क्या होती है? दाब होती है, वर्षा होती है, गहराई होती है, समय होती है। ये सब रेखाएं का नाम है। तो ये क्या? ये कौन सी रेखा है? ये गहराई होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल भारत के निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है? पहला है एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य और एक गणराज्य। तो किसके रूप में जाना जाता है? किस रूप में घोषित किया गया है? प्रियम्बल में क्या घोषित किया गया ये पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है? एक क्या है? संप्रभुत्व होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। तो 4 होना चाहिए। तो ये 4 इसी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश ने पंजाब में निम्नलिखित में से किसे सन अपने राज्य में मिला दिया? तो किसने अपने राज्य में मिला लिया था ये पूछा था। कब? 1828 में, 1849 में, 1831 में, 1856 में। तो ब्रिटिश ने पंजाब को कब अपने मतलब साम्राज्य में मिला लिया था ये पूछा गया है। तो कब मिला था? 1849 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1849 में उसको अपना साम्राज्य में मिला लिया था। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था। तो क्या था? हुनों को पराजित किया था। तो कौन? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। तो हुनों को पराजित किया था तो ये था स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त जो था ये गुप्त को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, पुराण, इंडिका या राजतरंगी? तो कलहन के द्वारा पुस्तक का नाम याद बताइए आप लोग। तो क्या है? राजतरंगी। तो कलहन द्वारा पुस्तक का नाम राजतरंगी। तो याद रखा। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद था। अर्थशास्त्र जैसे हो रहा है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था या विष्णुगुप्त के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, द ग्रीन शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रीन शब्द किस? गोल्फ से, एथलेटिक्स से, कुश्ती से या शतरंज से?
तो ग्रीन शब्द का संबंध पूछा गया है। चलिए, तो ग्रीन शब्द का संबंध किससे संबंधित होता है? तो ये गोल्फ से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से संबंधित होता है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के लेखक संजय बारू, आत्मसेन, एपीजे अब्दुल कलाम, अमीश त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसेन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्मसेन। तो याद रखिएगा आत्मसेन डेवलपमेंट और इसका का ये होता है। निम्नलिखित में मदों में से विगत वर्षों में आयात घाटे से किस हद तक सार्वजनिक योगदान रहा है? तो घाटे में सार्वजनिक योगदान रहा है, ये पूछा गया है। तो बताइए आप लोग सही जवाब। सुरक्षा व्यय से, प्रमुख सब्सिडी से, ब्याज के भुगतान से या अन्य गैर बेरोजगारी से? बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान से आयात घाटों का मत में सार्वजनिक योगदान रहता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, एनी बेसेंट, तिलक या राजबिहारी बोस? प्रार्थना समाज के तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, स्वराज बल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल, यहाँ पे बल नहीं दल की स्थापना तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी और तिलक, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो बोले स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कब किया था? 1923 में दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक के द्वारा लिखा गया इंडियन एंड इंडस्ट्रियन, गीता राज, गोखले माई पॉलिटिशियन गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बताइए कि तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए। तो कौन सा? गीता रहस्य। तो याद रखिएगा गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्तावना 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो स्वराज 1905 में पारित किया था, क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं था। दूसरा, स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए या स्वयं की सरकार बनाने के लिए? तो बताइए सही जवाब। तो क्या कहता है? स्वराज मतलब 1905 में पारित किया, तो यह स्वयं की सरकार को बनाने के लिए यह पारित किया था। क्या बोलता है? संविधान ने 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया था? बताया 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था, इसलिए आरोप में से कोई नहीं। चलिए बताइए तो कौन सा? ये कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाना था, इसीलिए क्या कहता है 26 जनवरी के दिन है इसको लागू करने का निर्णय किया गया था संविधान सभा का। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्रनाथ या बी आर अम्बेडकर? तो स्वतंत्र भारत का बोला था कौन सा? श्री राजगोपाला। तो याद रखिए स्वतंत्र भारत का श्री राजगोपाल। असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना, बिहू, यक्षगान, मांडी या गरबा? का असम का तो बिहू बिहू हो जाएगा, उसका नृत्य हो जाएगा। G15 का क्या था मतलब ये पूछा था। विश्व के विकसित देशों का संगठन है, यूरोप के विकसित देशों का संगठन है, एशिया के विकसित देशों का संगठन और विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो G15 क्या है? तो G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है? समझौता इन देशों ने संबंधित है। तो बताना है 123। क्या पूछा? 123 समझौता कौन देश से संबंधित? भारत अमेरिका से, भारत पाकिस्तान से, भारत और रूस से, भारत और चीन से? ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाइएगा ये सब। तो भारत और अमेरिका, तो सही जवाब हो जाएगा भारत और अमेरिका देश का समझौता है 123 समझौता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं पूछा है। फतेहपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर या कानपुर? बताइए तो कौन सा? उत्तरकाशी। ये कोई जगह नहीं है, बाकी ये फतेहपुर हो या भागलपुर, कानपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बताना है क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य। तो बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा घटते जा रहा है, बताइए। तो सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता ही है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आप लोग। आज का अंतिम प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे रेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेक मुख्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर या कटिहार? चलिए बताइए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए
तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका सारा अपडेट मिलता रहे। फिर मिलता है